चलिए अब आवाज बंद करिए सब लोग। आवाज बंद करिए, एकदम शांत हो जाएगा। हाँ, शांत हो गए सब लोग। हाँ, थोड़ा आवाज कम करिएगा, लाइए थोड़ा। लाइए, देखिए कहाँ तक पढ़ाए हैं। आवाज नहीं करिए जी, एकदम आवाज बंद कर दीजिए। एकदम आवाज नहीं करना है, ठीक है? आवाज एकदम कम करिए। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या डेंसिटी में स्थान क्या है? पहला है, क्या है? घनत्व कितना किलोमीटर पर स्क्वायर है? 1100। भारत का यूनियन टेरिटरी जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, दिल्ली। सबसे कम वाला राज्य पूछेगा तो बिहार। सबसे कम वाला राज्य अरुणाचल। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर? न्यूयॉर्क। 1945 में क्या होती है? स्थापना। यूएनओ के पहले अध्यक्ष बने थे त्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे। वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए? एंटोनियो। कहाँ के हैं? हाँ देखो, ये लिखिए पुर्तगाल का है, कोई इज्जत नहीं है उसकी। पुर्तगाल के हैं, क्या लिखेंगे? अगर लिख दिए कि नरेंद्र मोदी है तो ठीक लगेगा। हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे होता है। हाँ, कितना बताओ, जैसे जितना इज्जत दोगे उतना याद रहेगा, समझ गए ना? हाँ। यूएनएससी एक प्रकार की संस्था है। यूएनएससी की अगर हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देश की संख्या 15। कितने देश? स्थायी देश कितने हैं? 5। अस्थायी कितने? स्थायी देशों में कौन कौन? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। क्लियर है? सूचना का अधिकार 2005 में है ना। शिक्षा का अधिकार सन 2000। और प्राइवेसी का अधिकार यानी निजता का अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाजरे का या मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया सन 2000। 2025 को क्या कहा गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष कहा गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा। प्लांट कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है क्या? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्लाइडेन और किसने दिया? कोशिका, प्लांट की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल की आउटर लेयर क्या कहलाएगी? कोशिका भित्ति। और एनिमल सेल की आउटर लेयर क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या होगा? कोशिका, कोशिका झिल्ली। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी किस रोग का वाहक है? किसका वाहक है? ध्यान रखिएगा, किसका है? स्टूडेंट कह रहा है कि सर आवाज नहीं, आवाज कम किया होगा, समझ रहे हैं ना? फोन साइलेंट करके रखा हो ताकि फोन आए तो पता ना चले, समझ गए ना? हाँ, चलिए अब नई आवाज आप लोग मत करिए, ये सब खुद ही सुनने वाला नहीं है, ऊपर से आप लोग आवाज कर देते हैं। प्लाज्मोडियम का क्या होता है? एकल विभाजन होता है, मुकुलन की बहुविभाजन। क्या होगा? बहुविभाजन। मलेरिया का वाहक क्या होता है? मादा एनीफिलेज। क्या होगा? मादा। मलेरिया नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करेगी? तिल्ली या लीहा। ठीक है, इससे प्रभावित अंग तिल्ली या लीहा। मलेरिया की दवा कौन सी? कुनैन। कहां से प्राप्त होगा? हाइड्रा में जनन किस विधि से? मुकुलन विधि से। किस विधि से? हम देखिएगा, रेंगने वाले जीवों को सरीसृप कहा गया। सांप सरीसृप है क्या? स्तनधारियों में सबसे पहले प्रोटोजोआ क्या आया, उसके बाद उभयचर, सरीसृप, पक्षी और। क्लियर है? हम लोग क्या हैं? स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। अगर हम गुणसूत्र की बात करेंगे, संख्या कितनी है? 46। कितनी संख्या है? मेल के अंदर गुणसूत्र कौन सा? 100 और 100 और वाई। फीमेल में 100 और 100 और कुल गुणसूत्रों की संख्या 46। कितने जोड़ी गुणसूत्र? 23। ऑटोसोम की संख्या कितने जोड़ी? जोड़ी 22 जोड़ी। कितने जोड़ी? एलोसोम की संख्या क्या जोड़ी? 1 जोड़ी। कितना जोड़ी? कौन से ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचरित होते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऐसा गुणसूत्र जो एक माता से और एक पिता से है उसको हम अलोसोम क्या कहते हैं? एक बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करेगा? पिता करेगा। ध्यान रहेगा, बच्चा खेल रहा है, रही है, इस तरह के शब्द आएंगे तो अपूर्ण वर्तमान क्या होगा? अपूर्ण। राम जाता है, खाता है, पीता है शब्द आएगा तो वर्तमान काल। गया था आएगा तो क्या हो जाएगा? और जाएगा भविष्य काल। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न है, भारत में मिट्टियों की संख्या कितनी है? 8 है। सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ऐसे शब्द जो शब्दांश के आगे लगे उपसर्ग, पीछे लगे आगे लगने वाला, पीछे लगने वाला, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास।
बिना सोचे समझे की गई भक्ति अंधभक्ति, बिना उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, न मानने वाला कृतघ्न, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता हो आस्तिक और न मानने वाला होगा। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। क्लियर है। गुजरात के अंदर नवीन काप या जलोद मिट्टी को हम माटा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी को हम क्या बोलेंगे? गोरडो। क्या बोलेंगे? गोरडो। क्या बोलते हैं? गोरडो बोलेंगे। CSIR के अनुसार मिट्टी कितनी है? नई जलोद मिट्टी खादर। क्या है? पुरानी जलोद क्या है? क्या है? पटना एयरपोर्ट का पुराना नाम जयप्रकाश। अरे पटना एयरपोर्ट का पुराना नाम नहीं, पटना एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश एयरपोर्ट। समझ गए? बिहार के अंदर किस हवाई अड्डे का विस्तार होगा? पूर्णिया। किसका विस्तार होगा? बिहार का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन बनेगा? पटना। ब्राउनफील्ड कौन बनेगा? बिहटा। कौन बनेगा? बिहटा एयरपोर्ट बनेगा। आगे कोच्चिन एयरपोर्ट। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा? कोच्चिन एयरपोर्ट। कौन सा है? कोच्चिन एयरपोर्ट। कहां पे? केरल के अंदर। कहां है? केरल। खंजर अभ्यास किन देशों के बीच? भारत और किर्गिस्तान। भारत और सूर्य किरण। भारत और मालाबार में 4 देश। कितने देश? जिनको हम क्या बोलेंगे? क्वाड। क्या कहते हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। रिम्पेक नौसेना अभ्यास है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास कौन सा? रिम्पेक होगा। क्या होगा? रिम्पेक होगा। आगे एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा। क्या है? बिहार में लीची और जर्दालू आम को GI टैग दिया गया है। लीची कहाँ की है? मुजफ्फरपुर। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे? बिहार के अंदर। पिंक बस कहाँ चला जाएगा? पटना में। बिहार सरकार ने कहा कि हम महिलाओं को परिवहन विभाग में आरक्षण देंगे। कितना? 33%। कितना आरक्षण? 33%। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है? बिहार के अंदर। बिहार के कितने शहर में? 5। पटना, गया, भागलपुर, राजगीर। चलो ठीक है। पंचायत में महिला आरक्षण 50%। कितना है? मुद्रास्फीति शब्द का संबंध अर्थशास्त्र से किससे होगा? किससे होगा? अर्थशास्त्र से होगा। मुद्रास्फीति आने पर महंगाई बढ़ती है क्या? महंगाई बढ़ती है। महंगाई क्या होगी? रुपए की वैल्यू क्या होगी? गिरेगी। क्या होगी? सोचिए, 1 रुपए की जो कीमत थी, जो पहले थी, क्या आज वो है? नहीं। यानी महंगाई बढ़ने से रुपए की वैल्यू क्या हो गई? गिर गई। जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी रुपए की वैल्यू उतना क्या होगी? गिरेगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे? बाजार में जब ज्यादा पैसा आ जाए तो क्या उसकी वैल्यू रह जाती है? अगर हम ज्यादा पढ़ा देंगे तो पढ़ाई की कोई वैल्यू रह जाएगी, इसीलिए कम पढ़ना चाहिए। ठीक है? अरे वैल्यूएशन बना होना चाहिए। समझ गए ना? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करेगा? UNDP। कौन जारी करेगा? UNDP की स्थापना 1965 कब होती है? 1900। इसका मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क। कहां पर? अगर ह्यूमन मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे, भारत का स्थान कितना? 134वां। 100। मानव विकास सूचकांक जारी करने के कितने आधार? 3 आधार। कितने आधार? 3 आधार। कितने आधार? 3 आधार हो जाएंगे। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ध्यान रखिए, हॉनेस्टी एक प्रकार का किस तरह का नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा है? हॉनेस्टी किस प्रकार का नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्टी किस तरह का नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्टी किस प्रकार का नाउन है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कमेंट नीचे करिए थोड़ा सा। प्रश्न दिया है अवेक। अवेक में अ और वेक 2 शब्द लगा है। अगर हम वेक मतलब होता है जागना, अवेक माने क्या हो जाएगा? जगाना। क्या होगा? ठीक है? वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे से समा नीचे, यही पढ़ाए थे ना? ठीक है। नीचे सर, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। अब ई कन्फर्म जानते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है? फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, प्रोटोज होगा। क्या ध्यान रखेंगे? अरे एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया का ही प्रकार है भाई, इतना एक्सप्लेन करने का समय थोड़ी है। कमेंट करे चाह रहे हैं सब लोग। पीछे करिए जी, इसका जो बड़ा कमेंट लिखा है नीचे करिए थोड़ा सा। हाँ, तारक काय के विषय में बताया था, कोशिका विभाजन जब किए। नीचे करिए तो। हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? अरे जहां पाया जाएगा वहां पे सेल डिवीजन का काम करेगा। पता नहीं क्या नाम था इसका। कमेंट बहुत तेजी से आ रहा है बाबू, आप लोग क्लियर कर लिया करिए अपने से। चलिए पढ़ना शुरू करें ना। ठीक है? प्रश्न दिया है आपका आगे। आगे देखिए, प्रश्न दिया है। चलिए, यही है ना? अरे इससे पहले तो हो गया है ना? चलिए पढ़ना शुरू करिएगा, पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न दिया है। अब आवाज कहां कर रहे हैं आप लोग? आवाज बंद करिए। प्रश्न दिया है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? देखिए, समन्वय केंद्र वह केंद्र होता है जो शरीर को, ध्यान रखिएगा, ऐसा केंद्र या अंग
ऐसा केंद्र या अंग की बात हम कर रहे हैं जो शरीर को नियंत्रित करे, जो शरीर को नियंत्रित करे, जो शरीर को क्या करे तो नियंत्रित करे। समन्वय का केंद्र पूछा है, समन्वय का केंद्र पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। इस समन्वय का केंद्र जो शरीर को नियंत्रित करता है कौन हो जाएगा? मस्तिष्क होगा। क्या होगा? मस्तिष्क हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। हमारी जो मस्तिष्क की कोशिका है, हमारी जो मस्तिष्क की कोशिका है, कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका, ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी है। अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी है। अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं, मानव मस्तिष्क का जो भार होता है, मानव मस्तिष्क का भार जो होता है, भार, मानव मस्तिष्क का जो भार होता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है जी? कोई बताएगा? 1350। ये लड़के बता रहे हैं कि लड़कियां बता रही हैं? मानव मस्तिष्क का भार कितना? 1400 ग्राम। एक बोलेगा 1400, 1500। चलिए ठीक है। अब शोर नहीं, शोर नहीं। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है, ये लड़कियों के अंदर कितना होता है आपको? 1300। लड़कों के अंदर कितना है? लेकिन अभी क्लास में लग नहीं रहा है जी, ठीक है ना? ये पता नहीं कौन बना दिया, ऐसा बनाना चाहिए था कि लड़कियों के अंदर मस्तिष्क का भार क्या है? ज्यादा। समझ रहे हैं ना? हाँ, कम से कम उनसे तो ठीक ठाक है आप लोग, समझ गए? चलिए नोट करिएगा। मानव मस्तिष्क, हुटिंग मत करो क्लास में, नहीं समझ रहे हो ना? नहीं तो देख गए, अगर हुटिंग करते चेहरा दिख गया ना तो ठीक कर देंगे यहीं पे। मानव मस्तिष्क का भार जो है, ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क का भार अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर, किसके अंदर? मेल के अंदर। अगर हम बात करेंगे फीमेल के अंदर, दोनों अपना अलग अलग ध्यान रखना। मेल की बात करेंगे कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। किलोग्राम जी? ग्राम ही ना, किलोग्राम हो जाएगा तो कहां लेकर घूमोगे उसको? ध्यान रखिएगा, 1400 ग्राम होता है मेल के अंदर। चलिए, हो गया ना, बातचीत हो गई। ध्यान रखिएगा, 1350 से लेकर 1450 ग्राम अप्रक्स हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1400 से 1450 ग्राम होता है किसके अंदर? मेल के अंदर। और 1350 ग्राम के समथिंग, देखिए लगभग हिस्सा है, ये केवल हम लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग हिस्सा होता है आपका ये महिला और पुरुष के अंदर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानव के जो सोचने और समझने की क्षमता है, सोचने और जो समझने की क्षमता है, मानव में सोचने और समझने की जो क्षमता है, ये किसके द्वारा विकसित होती है? मस्तिष्क द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क द्वारा विकसित होती है। मानव के अंदर जो सोचने और समझने की क्षमता है, इसका विकास कौन करता है? मस्तिष्क का, ठीक है। सोचने और समझने की क्षमता का विकास किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क द्वारा होता है। अरे कहां पे हम, अच्छा भार लिखा है, अरे हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना, तो कभी कभी मन में जानते ना इस तरह की बात चल जाती है, लिख लीजिएगा। समझ गए ना? अब ये सब बातों पे ध्यान रखते हैं आप लोग। हाँ बोलिए, क्या चीज? इतना नोट कर लिए? सब्र रखिए, आगे हम पढ़ा के ही जाएंगे यहां से, ठीक है ना? मस्तिष्क की कोशिका कैसी होती है? तंत्रिका जैसी। कैसी है? तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क की कोशिका कैसी? तंत्रिका कोशिका। एक प्रकार का ऐसा अंग जो शरीर को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। कौन होता है? मस्तिष्क। इस तरह के अंग को हम क्या बोलते हैं? समन्वय का केंद्र बोलते हैं। क्लियर हो गया? मस्तिष्क का भार मेल के अंदर कितना होता है? 1400 ग्राम। लगभग कितना? महिलाओं के अंदर 1350 ग्राम। महिलाओं के अंदर 1350 ग्राम के लगभग। और सोचने और समझने की क्षमता कहां पे होती है? मस्तिष्क के अंदर। कहां पर होती है? मस्तिष्क के अंदर। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं। अब आगे बढ़िएगा, जरा जरा आगे बढ़िएगा। देखिए, ये मस्तिष्क का एक हिस्सा हो गया, ये मस्तिष्क का एक पार्ट हो गया। अगर हम इस मस्तिष्क के इस पार्ट की बात करते हैं, तो अगर हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे, देखिए एक तो ऐसे बॉक्स बनाइएगा, इस बॉक्स वाले हिस्से को हम मध्य ब्रेन कहते हैं, इसको हम मिड ब्रेन या मध्य भाग कहते हैं, या इसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क का नाम देते हैं। देखो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। ये हिस्सा हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। फिर जरा से यहां से आगे बढ़ेंगे, मस्तिष्क का एक हिस्सा है, यहां से आगे बढ़ने पर एक दूसरा हिस्सा, ठीक है।
एक पार्ट कुछ ऐसे है और एक दूसरा पार्ट यहां से नीचे की तरफ कुछ ऐसे है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एक पार्ट तो हो जाएगा पोन्स, एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पोन्स, और एक दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मेंडुला। क्या बोलेंगे, मेंडुला। कभी प्रश्न करेगा पोन्स और मेंडुला किसके अंग है या किसके भाग हैं, तो मस्तिष्क हैं। किसके हैं, मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क में पोन्स और मेंडुला क्या होता है, पोन्स और मेंडुला होता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे यहां से तो समझना, ये जो हिस्सा आप मानव मस्तिष्क का देख पा रहे हो, इस हिस्से में इस तरह से एक दिमाग जुड़ा होता है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से एक दिमाग जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। बड़ा कर दे फिगर को, जिसको हम पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अब ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अगर हम जरा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो यहां पर भी एक ब्रेन बनता है, ऐसे कुछ इस तरह से। ये ब्रेन अपने आप में क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क होगा। क्या होगा, अग्र मस्तिष्क। इसको हम क्या बोलते हैं, तो अग्र मस्तिष्क का नाम देते हैं। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। देखो अगर हम ऐसे खड़े हैं इस तरह से, तो हमारा सामने ऊपर वाला दिमाग क्या हो गया, अग्र हो गया। क्या हो गया, बीच वाला क्या हो गया, मिड हो गया, और पीछे वाला क्या हो गया, पश्च हो गया। देखो है ना ऐसे, देखो हम ऐसे खड़े हैं, सामने वाला क्या है, अग्र है, बीच वाला क्या है, मध्य है, और पीछे वाला क्या है, पीछे वाला क्या हो जाएगा, पश्च होगा। क्या होगा, पश्च हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, इस पश्च मस्तिष्क के अंदर ध्यान रखिएगा, इस पश्च मस्तिष्क के अंदर की अगर हम बात करेंगे अंदर, तो इसी के अंदर होता है आपका जो हमारा पिछला दिमाग होता है, इसमें होता है आपका सेरेबेलम। क्या होता है, सेरेबेलम होता है। क्या होता है, सेरेबेलम होता है। इस पिछले वाले दिमाग में क्या होता है, सेरेबेलम। क्या होगा, सेरेबेलम होगा। सेरेबेलम एक प्रकार का अंगक है। और अगर हम अग्र की बात करेंगे, अग्र में क्या होता है, सेरेब्रम होता है। क्या होता है, सेरेब्रम होता है। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बना था, पूछा था कि सेरेबेलम की अवस्थिति मानव मस्तिष्क में कहां पर है, अग्र मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क की, पश्चिम में है। कहां पर है, पश्चिम में। सेरेब्रम कहां, सेरेबेलम कहां पे है, अरे सेरेबेलम कहां पे है, सेरेबेलम कहां पर, सेरेब्रम कहां पर है, अग्र में। कहां पर है, अग्र में है। कहां पर है, अग्र में। अब देखो जो ये बीच वाला दिमाग है, मध्य मस्तिष्क, ये हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। किससे जुड़ेगा, रीढ़ की हड्डी से। किससे जुड़ेगा, तो रीढ़ की हड्डी से। हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा हमारे मेरु रज्जु से जुड़ता है, तो कौन जुड़ेगा, मध्य जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, मध्य जुड़ेगा। ठीक है सर, एक एक करके लिखवा दीजिए, हम तो सब पढ़ा रहे हैं, सब लिखवा रहे हैं अभी। हो गया, नहीं हुआ, इसको बना लिए, बना लो तो अच्छे से, फिर एक बार समझा देते हैं। सुनिए, देखिए कोई भी फिगर है, मेरे साथ बनाएंगे तो बना पाएंगे, बाद में इसमें बहुत दिमाग लगाएंगे तो बनेगा नहीं, दूसरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझिए। देखिए अगर हम यहां पर खड़े हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरा ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, अग्र है। क्या है, बीच में क्या हो सकता है, मध्य, पीछे की तरफ क्या है, पश्च है। अगर हम देखो ऐसे खड़े हो जाते हैं तो देखो सब दिखेगा आपको। यहां से क्या है, अग्र है। क्या है, बीच वाला हिस्सा क्या है, मध्य है, पीछे वाला हिस्सा क्या है, पश्च। सेरेबेलम कहां पर, पश्च में। कहां पर, सेरेबेलम मानव मस्तिष्क के कहां पर पाया जाएगा, तो पश्च वाले। सेरेब्रम किस हिस्से में पाया जाएगा, अग्र में। सेरेबेलम मानव मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, सेरेब्रम मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है, अग्र में। और बीच वाला दिमाग, बीच वाला क्या होता है, मध्य। मध्य दिमाग हमारा किससे जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी से। देखो इस रीढ़ की हड्डी को हम मेरु रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु। हमारे मेरु रज्जु से कौन सा दिमाग जुड़ा होता है, मध्य जुड़ा होता है। कौन सा जुड़ा होता है, मध्य जुड़ा होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसी को हम बोलते हैं मेरु रज्जु। ध्यान रखिएगा, ये जो हड्डी दिख रही है आपको, इसको हम मेरु रज्जु के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु। देखो जी, बिहार पुलिस के पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अपने आप में टफ हैं। क्या है, तो टफ क्वेश्चन को समझने में थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। सच है, सब नहीं है, बाकी सब आसान है। आपके जितना, आपका जितना अच्छा। देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि सर कैसा मस्तिष्क है कि याद ही नहीं होता है। नहीं याद होता है, शरीर से बाहर कर दीजिए दिमाग को, समझ गए। चलिए देखिए, हमारे दिमाग के कितने हिस्से, तीन। एक तो आगे, दूसरा पीछे, और बीच वाला हिस्सा। हमारा बीच वाला हिस्सा किससे जुड़ा है, रीढ़ की हड्डी से। मध्य मस्तिष्क किससे जुड़ा है, रीढ़ की हड्डी से। मेरु रज्जु से दिमाग का कौन सा हिस्सा जुड़ता है, मध्य वाला। कौन सा भाग जुड़ेगा, सेरेब्रम कहां पर है, अग्र में। कहां पर है, अग्र में। सेरेब्रम कहां पर, अग्र में। सेरेबेलम कहां पर, पीछे। कहां है, पीछे। कहां है, मानव मस्तिष्क का भार महिलाओं के अंदर 1350 ग्राम, पुरुषों के अंदर 1400 के लगभग। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका से किसका निर्माण होगा, मस्तिष्क का।
किसका निर्माण होता है? कोई दिक्कत? पोन्स और मेडुला हमारे शरीर में किस अंग के भाग हैं? तो मस्तिष्क के। किसके भाग हैं? मस्तिष्क। किसके भाग हैं? मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, यहीं से एक बात याद रखिएगा, यहीं से एक बात और ध्यान रखिएगा। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा, प्रश्न करेगा आपसे कि मस्तिष्क की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो नोट करिएगा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो न्यूरॉन होगी। ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन होती है। कौन होती है? मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन है। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन। अब जरा मेरी एक बात समझना ध्यान से। देखो, न्यूरो शब्द हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? न्यूरो लिख दिया। हमने कौन सा शब्द लिखा? न्यूरो लिखा। अब सुनो, न्यूरो लगा के कुछ भी पूछेगा, हमारा उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क होगा। क्या होगा? मस्तिष्क। न्यूरो लगा के कुछ भी पूछे, उत्तर क्या है? मस्तिष्क है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपसे न्यूरोलॉजी पूछे, क्या पूछे? चाहे आपसे क्या पूछे? न्यूरोलॉजी पूछे। क्या पूछे? न्यूरोलॉजी पूछे। यानी न्यूरो शब्द लगा के, या न्यूरॉन, न्यू शब्द होना चाहिए, न्यू शब्द लगा के अगर कुछ भी पूछेगा तो हमारा संबंध किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से। किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से। कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? न्यूरॉन। हमारा मस्तिष्क कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। आगे अग्र, पीछे क्या है? और बीच में क्या है? मध्य। मध्य वाला किससे जुड़ा है? रीढ़ की। आगे वाला किससे जुड़ा है? सेरेब्रम। किससे? पीछे की तरफ क्या है? सेरेबेलम। क्या है? पोन्स और मेडुला किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग। मस्तिष्क का भाग पुरुष के अंदर कितना? महिला के अंदर तंत्रिका कोशिका से बना होता है। क्या? मस्तिष्क बना होगा। न्यूरो का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत? अगर हमने कह दिया न्यूरो सर्जरी का संबंध किससे है, तो न्यूरो लगा के कुछ भी पूछे, लॉजी पूछे, सर्जरी पूछे, कुछ भी पूछे, हमारा उत्तर क्या होगा? कोई समस्या इसमें? आगे बढ़े। आगे प्रश्न दिया है। अच्छा देखो, इसमें और भी चीजें दी हैं। और क्या दिया है आपका? फुफ्फुस। फुफ्फुस माने क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? फुफ्फुस माने क्या होगा? फेफड़ा। फुफ्फुस माने क्या होता है? फेफड़ा। फुफ्फुस माने क्या हो जाएगा जी? फेफड़ा। हमारे शरीर में फेफड़ा कितने हिस्से में बटा है? एक हिस्से में कि 2 हिस्से में? कितने हिस्से में बटा है? देखो, एक तो हिस्सा इधर की तरफ, दूसरा हिस्सा इधर की तरफ है। ध्यान रखना, जो दाहिने हाथ का हिस्सा वाला फेफड़ा होता है, ये क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत। यानी दाएं तरफ वाला फेफड़ा आकार में क्या होता है? बड़ा। और बाएं तरफ वाला फेफड़ा आकार में क्या होता है? छोटा। आकार में बड़ा फेफड़ा किधर की तरफ? दाएं तरफ। किधर की तरफ? फेफड़ा कितने हिस्से में बटा है? 2 हिस्से में, एक दाया और दूसरा बाया। दाया वाला हिस्सा आकार में क्या है? बड़ा। बाया वाला हिस्सा आकार में क्या है? छोटा। आकार में क्या है? छोटा। आकार में क्या है? छोटा। हार्ट का नाम सुने? हृदय का नाम। ठीक है, प्रश्न करेगा हृदय हमारे शरीर में फेफड़े के किस तरफ रखा गया है? फेफड़ा इधर भी है, फेफड़ा इधर भी है। दाएं रखा गया है कि बाएं रखा गया है? बाएं है। ध्यान रखना, कुछ मत करना। देखो, ऐसे मुट्ठी बांधना और कहां रखना? ऐसे दिल पे रखना। ठीक है, जब हम रखते हैं तो हाथ कहां आता है? बाईं तरफ। कहां आएगा? तो हृदय की औषधि हमारे शरीर में कहां है? बाईं तरफ। कहां पे है? हृदय का आकार कैसा होता है? मुट्ठी नुमा। कैसा होगा? हृदय का आकार कैसा है? अरे हृदय का आकार कैसा? बायोलॉजी का मतलब किताब में जाना ही नहीं, पूरी शरीर बायोलॉजी है, समझ गए ना? हाँ, हमारे हृदय का आकार कैसा है? मुट्ठी नुमा। कैसा है? अगर हम मुट्ठी बांध कर रखेंगे तो कहां रखाएगा? बाएं तरफ। हाँ, अरे दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधिए, हृदय बना, रखना होगा तो कहां रखेंगे? बाएं तरफ। हमारा हृदय जो होता है शरीर में किस तरफ होगा? बाईं तरफ। बाईं तरफ का फेफड़ा छोटा इसलिए क्योंकि फेफड़े के कुछ हिस्से में क्या रखा है? हार्ट रखा है। क्या रखा है? हार्ट रखा है। देखो समझो जरा, देखो अगर इसको हम फेफड़ा मानते हैं, इस हिस्से को फेफड़ा, देखो ई तो हो गया आपका दायां, ऐसे खड़े तो हिस्सा क्या है? दायां। अगर हम बाईं तरफ आएंगे तो बाईं तरफ थोड़ा सा जगह करके इस तरह से बना हुआ है, और इसी जगह में क्या रखा गया है? हार्ट रखा गया है। देखो अगर हम रखेंगे दाहिना हाथ तो यहीं पर ऐसे रखा गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। हृदय हमारे शरीर में किधर की तरफ रखा गया है? कहां पे? कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे इतना। फेफड़ा कितने हिस्से में बटा है? एक दाहिना, दूसरा सबसे बड़ा किधर? छोटा वाला। कोई दिक्कत? हार्ट किधर रखा है? हार्ट का आकार कैसा है? मुट्ठीनुमा। कैसा आकार है? मुट्ठीनुमा। श्वास लेने में सहायक कौन है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। हमारे शरीर में श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। क्या है? सांस लेते भी और सांस लेने को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। क्या बोलेंगे? अवशोषण। सांस खींचने को हम क्या बोलते हैं? छोड़ने को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। क्या बोलेंगे? अरे खींचने मतलब क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण मतलब खींचना, उत्सर्जन मतलब छोड़ना। अगर हम खींचते हैं तो क्या है? अवशोषण। क्या है? अवशोषण। और छोड़ना मतलब क्या है?
उत्सर्जन। जब हम खींचते हैं तो क्या खींचेंगे? ऑक्सीजन। क्या खींचेंगे? मानव शरीर के अंदर फेफड़ा, ये कौन सी गैस खींचता है? कौन सी गैस छोड़ेगा? कार्बन डाई। कौन सी गैस खींचेगा? कौन सी गैस छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन पे फिर से एक बार। देखो अगला दिया है आपका हृदय। हृदय के बारे में समझ लिया सब लोग? हृदय हमारे शरीर में कहां पर? फेफड़ा कितने हिस्से में? एक दाया, दूसरा सबसे बड़ा किधर? छोटा वाला। बाएं ही क्या रखा है? हार्ट। हार्ट का आकार मुट्ठी नुमा। कैसा है? हृदय हमारे शरीर के अंदर रक्त का पंप करता है। क्या करता है? रक्त का। हमारे शरीर में रक्त को पंप करने वाली युक्ति कौन सी है? हृदय है। क्या है? शरीर का कौन सा अंग रक्त का पंप करेगा? तो हृदय। कौन करेगा? हृदय करेगा। कोई दिक्कत इसमें? हृदय का आकार कैसा है? मुट्ठी नुमा। कैसा है? मुट्ठी नुमा। फिस्ट लाइक। क्या बोलते हैं? फिस्ट लाइक। फिस्ट माने क्या होती है? मुट्ठी। तो हृदय का आकार कैसा है? फिस्ट नुमा होता है। कभी अंग्रेजी में लिख के आ जाए फिस्ट नुमा तो बना लेंगे आप लोग। और हृदय शरीर में कहां रखा है? बाईं ओर। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल का गुण है, प्रोटोकार्डस है, अर्थोपेडा है, या काइनेडोमेटा है, कि मोलस्का है? क्या हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। लिख लीजिएगा क्या होगा? मोलस्का हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा क्या हो जाएगा? तो मोलस्का हो जाएगा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल किसका हो जाएगा? तो मोलस्का का हो जाएगा। मानव कंकाल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मानव कंकाल की बात करते हैं, मानव कंकाल तंत्र की अगर हम बात करेंगे, मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर हम मानव कंकाल तंत्र में बोन्स की बात करेंगे, कितना? 206। कितनी हड्डियां हैं? किससे मिलकर बनी होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम और फास्फोरस से किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। हमारी हड्डियां किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां, मानव शरीर में जो बोन्स होती हैं, बोन्स यानी हड्डियां, ये दो प्रकार की होती हैं। एक को तो हम बोलते हैं अस्थि। क्या बोलेंगे? अस्थि। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। एक तो अस्थि, दूसरी कौन सी? उपास्थि। एक तो अस्थि, दूसरी कौन सी? उपास्थि। लिख लिए सब लोग? लिखिए, लिखिए तो बताते हैं। एक दिन में केवल 50 क्वेश्चन होता है क्या? ये तो ज्यादा ही बोल दिए जी। हाँ, कभी 100 भी होगा। फिलहाल पढ़ना सीख लीजिए, ठीक है सर? थोड़ा थोड़ा धीरे। अरे हम धीरे ही पढ़ा। आप कितना धीरे पढ़ाए चाहिए? अभी भी धीरे है क्या? इससे धीरे होने का चांस है क्या? नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चांस होता तो शायद पढ़ा पाते। हो गया, जितना बताए उतना हुआ। मानव कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या 200। कितनी हड्डी? 200। कितनी हड्डी? 206 हड्डी। कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां। ध्यान रखिएगा, 206 हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होती है? मिलकर बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखिएगा, हड्डियां किससे मिलकर बनी है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से। संख्या कितनी है? 200। संख्या कितनी है? 200। बोन्स दो तरह की, एक अस्थि और दूसरी कौन सी? ऐसी हड्डी जो मजबूत हो, अपने आप में क्या है? बोन्स है। और ऐसी हड्डी जो लचीली हो, क्या हो जाएगी? उपास्थि। क्या होगी? ऐसी हड्डी जो ना मुड़े हो, क्या है? अस्थि। और ऐसी हड्डी जो मुड़ जाए, वो क्या है? जैसे कान की हड्डी देख रहे हो, मुड़ रही है ऐसे, यानी कान की हड्डी अपने आप में क्या है? उपास्थि। क्या है? हमारे कान की हड्डी किसका उदाहरण है? उपास्थि। हाथ की हड्डी किसका उदाहरण है? अस्थि। किसका उदाहरण है? कोई दिक्कत इसमें? ऐसी हड्डी जो कठोर हो, उसको हम अस्थि कहते हैं। क्या बोलेंगे? और ऐसी हड्डी जो लचीली हो, क्या है? लचीली हड्डी। कोई समस्या नहीं ना? संख्या कितनी है? 200। कितनी संख्या? 200। मानव कंकाल तंत्र को कितने हिस्से में बांटा गया? 2 हिस्से में। कितने हिस्से में? ये पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। ध्यान रखिएगा, पहले हिस्से को हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे? अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। पहले हिस्से को हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे? अक्षीय कंकाल तंत्र। पहले हिस्से को हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरे हिस्से को हम बोलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। पहले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? अक्षीय, और दूसरे को क्या बोलेंगे? उपांगीय। पहले वाले को हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे? अक्षीय। दूसरे वाले को उपांगीय कंकाल। क्या बोलेंगे? उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। पहला वाला हिस्सा आपका अक्षीय और दूसरा वाला कौन सा? उपांगीय होता है, ठीक है? अब जरा सुनो जी, एक बात को हम 20 बार पढ़ रहे हैं और फास्ट लग रहा है। अब जिसको फास्ट लग रहा है पढ़ना बंद कर देगा, सही हो जाएगा, ठीक है? कंकाल तंत्र की संख्या कितने भागों में बांटा गया? इसको 2, पहला और दूसरा। पहले को
दूसरे को पहला वाला, दूसरा वाला, कुल संख्या 200, इससे मिलकर कैल्शियम और बोन्स, दो तरह की अस्थि और कठोर हड्डी, लचीली हड्डी। कंकाल तंत्र कितने हिस्से में? पहला वाला हिस्सा, दूसरा वाला। अक्षी कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कोई बताएगा? 80। कितनी होती है अक्षी कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या? उपांगी में हड्डियों की संख्या 126। कितनी हड्डियों की संख्या? अगर 80 और 126 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 200। मानव शरीर में कुल हड्डियां 200। मानव शरीर में कुल हड्डी 206 हड्डी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां होती हैं। अक्षी कंकाल तंत्र की संख्या कितनी है? 80। उपांगी की संख्या 126। देखो मेरी तरफ, देखो सब लोग, हो गया ना? लिखना बंद कर दिए। देखिए मेरी तरफ, देखो सर से लेकर कहां तक? कमर तक। सर से लेकर कहां तक? सर से लेकर कमर तक की हड्डी को हम अक्षीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सर से लेकर कमर तक की हड्डी अक्षीय। क्या होगी? हाथ और पैर की हड्डी क्या है? उपांगी। क्या है? हाथ और पैर की हड्डी, हाथ और पैर की हड्डी सर से लेकर कमर तक अक्षी। सर से लेकर कमर तक क्या है? अक्षी। अक्षी तंत्र में देखो, एक तो यहां तक वाला हिस्सा, इसको हम खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे कंकाल देखा है ना? इतना ही होता है ना? नहीं देखा है क्या? अरे कंकाल देखा होगा, आंख निकल गई होती है, अंदर गड्ढा होता है, देखा है आप लोगों ने? हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? खोपड़ी। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी के नीचे आएंगे तो चेस्ट पड़ेगा। क्या मिलेगा? चेस्ट में हड्डियां हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पसलियां। क्या बोलेंगे? इसके बाद ये पीछे रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। समझिएगा, ये जो स्कल वाला हिस्सा यानी खोपड़ी का जो हिस्सा है, इसमें एक तो कपाल है। क्या है? कहते हैं ना कपार बोलते हैं ना, तो ल बोलना, थोड़ा बढ़िया सिस्टमेटिक मैनर से बोलोगे तो ल यानी कपाल। क्या बोलेंगे? कपाल में कितनी हड्डियां? 8 हड्डी। कितनी हड्डी? कपाल में हड्डियों की संख्या। कान में कितनी हड्डी? 3 इधर और 3 इधर। कितनी? कान में कितनी हड्डियां? कपाल में कितनी? कान में कितनी? 6। कान में 3 एक तरफ 3, ठीक है ना? कान में कितनी हड्डियां? 6। कपाल में कितनी? चेहरे में कितनी? 14। चेहरे में कितनी हड्डी? चेहरे में हड्डी 14। एक गले के अंदर हड्डी, एक गले के अंदर, गले के अंदर कितनी हड्डी? एक हड्डी। अरे तभी तो गला ऐसे खड़ा है, हड्डी हट जाएगी तो बार बार इसे गिर जाएगा। हाथ से उठाना होगा इसे। अगर मुझे फिर सीधा देखना होगा तो हम हाथ से इसे उठाकर ऐसे देखेंगे, हाथ छोड़े फिर तुरंत इसे गिर जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तो कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी? 8। कान में कितना? 6। चेहरा में कितना? गले के अंदर एक। ध्यान रखना, जो पसली होती है 12 ठो एक तरफ, 12 एक तरफ, यानी 12 दुना के। अब 12 पसली को जोड़ने के लिए 20 से एक हड्डी गई है। अब एक हड्डी गई है तभी तो इसमें से जुड़कर 12 हड्डी इधर और 12 उधर, यानी 12 दुना के 24 और एक हड्डी बड़ी वाली 25, यानी ओवरऑल चेस्ट में संख्या कितनी है? 25। चेस्ट में हड्डियों की संख्या, चेस्ट में हड्डियों की संख्या, गले के अंदर, चेहरा में कितना, कान में, कपाल में। क्लियर है इतना? ठीक है। पीछे देखो मेरू रज्जु है। क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी? 26। कितनी है? कितनी संख्या है? खोपड़ी में 29 हड्डी, खोपड़ी में, चेस्ट में 25 हड्डी। कितनी हड्डी? बैकबोन में 26। कितनी है? 26। क्लियर है इतना? कपाल में 8, कान में 6, चेहरा में 14, गले के अंदर 1, चेस्ट में 25 और मेरू रज्जु में 26। कोई दिक्कत? हाथ और पैर की हड्डी सुनो, देखो हम कॉलर के पास आएंगे। किसके पास? कॉलर देख रहे हो? पहला कॉलर और दूसरा कॉलर। कॉलर वाले हड्डी को हम कॉलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर वाले हड्डी को। कॉलर बोन की संख्या 1 और 2। कॉलर बोन की संख्या कितनी? अरे कितने कॉलर हैं? देखो, एक तो इधर, दूसरा इधर। कितने कॉलर? कॉलर बोन की संख्या, कॉलर बोन की संख्या कितनी? 2। और एक चीज ध्यान रखना, जिसकी कॉलर वाली हड्डी दिखती है वो थोड़ा दिखने में सुंदर होता है। ऐसी बात है ना जी? हाँ, मानव शरीर में सुंदरता की हड्डी कौन सी है? कॉलर बोन। क्या है? द बोन ऑफ ब्यूटी के नाम से किसको जानते हैं? कॉलर बोन को। किसको जानेंगे? अब सुनो मेरी बात को, देखो हमारा जिससे हाथ जुड़ा है इसको हम स्केपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केपुला। क्या बोलेंगे? देखो जो हम घुमा रहे हैं क्या है? स्केपुला। क्या है? स्केपुला के बाद ह्यूमरस। क्या है? क्या है? ये क्या है? स्केपुला। उसके बाद रेडियस। क्या है? क्या है? क्या है? इसके बाद अल्ना। क्या है? क्या है? क्या है? स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये क्या है? कार्पल। क्या है? क्या है? कर माने हाथ। कर माने क्या है? कर माने हाथ, तो कार्पल माने भी हाथ वाली हड्डी को कार्पल। क्या बोलेंगे? देखो जो हाथ यहां से घूम रहा है क्या है? कार्पल। क्या है? यहां पर जो गिन पा रहे हो 1 2 3 4 5, ये क्या है? मेटाकार्पल। क्या है? और जो ऐसे उड़ रहा है क्या है? फ्लाई यानी फ्लाइंगेज। क्या है? क्या है? देखो यहां से स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लाइंगेज। स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लाइंगेज। क्लियर है? स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लाइंगेज। सही है? याद हो गया?
सुनो जरा, देखो अब आओ पैर की हड्डी। कमर के पास एक हड्डी होती है जिसको हम कोझल कहते हैं, क्या बोलेंगे? कमर की हड्डी कोझल, कमर की हड्डी। उसके बाद फीमर क्या है? उसके बाद घुटने की हड्डी पटेला, घुटने की हड्डी पटेला। पैर में जो सामने दिख रहा है टिबिया, क्या है? सामने की तरफ, पीछे की तरफ फिबुला, क्या है? पीछे की तरफ फिबुला। जो ऐसे उठा रहे हैं देखो, कर माने हाथ था कार्पल, और ट से टांग यानी टार्सल, क्या होगा? टांग में कौन सी हड्डी? टार्सल। टार्सल के बाद मेटाटार्सल, क्या होगा? उसके बाद डिजिट्स होगा, क्या होगा? डिजिट होगा, क्या होगा? हाथ वाले को फ्लैंगेज, पैर वाले को डिजिट। हाथ वाली उंगली, पैर वाली, कोई दिक्कत? कपाल, कपाल के बाद चेहरा, उसके बाद कान, उसके बाद गला, उसके बाद चेस्ट के बाद बैकबोन, उसके बाद स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंगेज, कोझल, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, डिजिट्स। पढ़ लिए, चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, समझे? हाँ चलो आगे बढ़े यहां से। अक्षी तंत्र में हड्डियों की संख्या, उपांगी में कितनी? उपांगी तंत्र में कौन सी हड्डी? हाथ और पैर की हड्डी। कौन सी हड्डी है? हाथ और पैर की जो हड्डी, इसको हम क्या बोलते हैं? उपांगी। ध्यान रखना, खोपड़ी की हड्डी, खोपड़ी कहाँ की हड्डी? खोपड़ी की हड्डी। और कहाँ की? चेस्ट की हड्डी। कहाँ की? और कहाँ की हड्डी? तो मेरु रज्जु। कौन सी हड्डी? इन तीनों को मिला के क्या होता है? अक्षी होता है। क्या होता है? देखो कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहा है सर पैर वाला नहीं दिखा, अब हम क्या कर सकते हैं चीज के लिए? कुछ कर सकते हैं क्या? सर नीचे हो सकता है, पैर ऊपर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? कुर्सी पे चढ़ जाए क्या? जोकर बना रखे हो क्या है हमें कि सर कुर्सी पे चढ़ के पढ़ाइए? बताइए। हो गया? हो गया जी, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर लेंगे ना आप लोग। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट, जो सबसे कठोर कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे बना होता है क्या? मोलस्का। क्या बना होता है? जो थोड़ा सा लचीला कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे हमारी हड्डी बनी होती है। किसकी हड्डी? हमारी हड्डी। हमारे शरीर में सबसे कठोर हड्डी फीमर है। कौन सी है? ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फ लासिका के संदर्भ में गलत है? लिम्फ माने लासिका, लासिका परिवहन का काम करती है, बात क्या है? सही है। लासिका प्लाज्मा के समान रंगहीन होता है, बात क्या है? सही है। लासिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, बात क्या है? सही है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। इसमें और कुछ नहीं जानना है। हाँ जरा ध्यान देना, जानने वाली बात, कॉपी पे लिखने वाली बात समझिएगा। देखिए अमीनो एसिड दिया है, क्या दिया है? एमिनो एसिड के बारे में कभी बताया थे आप लोग को? हाँ, एमिनो एसिड कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 एमिनो एसिड मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। किसका निर्माण करेंगे? 20 एमिनो एसिड मिलकर निर्माण किसका करते हैं? प्रोटीन का। किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का करते हैं। 20 एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, अरे सुनिए मेरी बात को। देखो सबसे कठोर मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी मैंडिबल है। सबसे मजबूत और लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। लंबी शब्द बोलना भूल गए थे, ये सब हर एक बात पकड़ लेता है। चलिए एक प्रश्न दिया है आपका, एक अपसारी दर्पण है, एक समतल दर्पण की उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण की सेविंग दर्पण। अपसारी अभिसारी बना लेते हो आप लोग। हमारा दर्पण एक गोले का हिस्सा है, क्या है? गोले का। हमारा दर्पण एक गोले का क्या है? हमारा दर्पण एक गोले का क्या है? हिस्सा है। इस गोले को दो हिस्से में क्या कर दिया गया? काट दिया गया। अब जरा नोट करना, लिखेगा दर्पण, लिखेगा उत्तल और अवतल दर्पण। नहीं अभी नहीं, सुनना। देखो एक गोला हिस्सा है, गोला शीशा है, गोले शीशे को हमने क्या कर दिया? काट दिया। क्या किया हमने? काट दिया। देखो दोनों तरफ से हमने क्या किया? काट दिया। दोनों तरफ से काट के हमने इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। इस वाले हिस्से को हम अलग करके, नहीं हुआ अलग? क्या है नहीं अलग हो रहा है जी? हाँ हो तो रहा है। इस हिस्से को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसको भी हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब यहां से दो दर्पण बने, एक अब उत्तल बना, दूसरा कौन सा? अवतल। एक उत्तल, दूसरा कौन सा? एक दर्पण को हमने लिया और अंदर की तरफ से इसको लेप कर दिया। क्या कर दिया? अंदर की तरफ से इसको रंग दिया। अंदर की तरफ से हमने क्या किया? रंग दिया। एक गोला मैंने लिया, इसको अंदर की तरफ से रंग दिया, और एक गोले को हमने कहां से रंग दिया? बाहर से रंग दिया। कहां से रंगा? एक गोले को हमने अंदर से रंगा और दूसरे गोले को कहां से रंग दिया? बाहर से रंगा। एक को अंदर से, दूसरे को बाहर से। ठीक है, एक गोला बनाइए बड़ा सा। नहीं आप लोग कैसे काट पाओगे गोले को? काट ही लेना पहले से, समझ गया ना? हाँ अलग अलग काट लो, ऐसे एक तो बना लो, थोड़ा सा दूरी पे एक और बना लो, नहीं तो काट पाओगे मेरी तरह? नहीं काट पाएंगे। बहुत सारा काम जो है टीचर कर सकता है, विद्यार्थी नहीं कर सकता, समझ गया ना? चलिए नहीं आवाज मत करिए, नहीं ठीक लगता है। अब देखो आवाज करते हो पढ़ाने का मन नहीं होता है, समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है व्यक्ति, नौकरी मुझे तो लेना नहीं है। ठीक है,
क्या जी बना? अरे गोला काट लिया सबने, अरे काटो मत, मतलब बना लिया सबने। ठीक है बना लिया ना। एक को बाहर से रंग दो, एक को अंदर से रंग दो। आप लोग रंग दिए सब लोग। रंगने का मतलब किस रंग से रंगा है? लड़के किस रंग से रंगे हैं जी? ब्लैक से? रेड से? लड़कों की पसंद कब से रेड हो गई ये बताओ मुझे। चलो सुनो, देखिए इस पे हम क्या करते हैं सुनिए। रंगने के लिए सुनिएगा, दर्पण को हमने क्या कर दिया, रंग दिया। दर्पण को हमने क्या किया, रंग दिया। रंगने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। एक दर्पण पर परत चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। किसी दर्पण पर पीछे की तरफ परत चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट से परत चढ़ाने के बाद लाल रंग से क्या करते हैं, रंग देते हैं। लाल रंग से रंग देते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, दोनों का फेवरेट कलर लाल होना चाहिए इस कंडीशन में। लाल रंग से रंग देते हैं। अरे शीशा देखे ना आप लोग, इसके पीछे रंग कैसा है, लाल है। कैसा? अरे नहीं देखे हैं ये सब? पहले शीशा नहीं, फूटा हुआ शीशा नहीं देखे क्या पीछे की तरफ? रंग नहीं देखे, जाने दो फिर। ठीक है, एक विद्यार्थी बता रहे हैं सर सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड नहीं होगा बाबू, उसको हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की हम क्या चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाएंगे? परत चढ़ाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाते हैं तभी तो चमकता हुआ चेहरा देख पाएंगे। समझ गए? हाँ, एक शीशा को हमने अंदर से रंगा, दूसरे को हमने कहां से रंग दिया, बाहर से रंग दिया। समझो भैया, एक को हमने जिसको बाहर से रंगा था, ये कैसा है, गुफा की तरह है। किस तरह है? गुफा की तरह। केव माने क्या होती है, गुफा। क्या होता है? गुफा। केव माने क्या है? गुफा। इसके आगे कोण जोड़ लो, यानी कॉनकेव लेंस। कैसा दर्पण हो गया? कॉनकेव दर्पण। कैसा दर्पण हुआ? कॉनकेव हो गया। जब वो कनकेव हो गया तो ये कैसा है, कन्वेक्स है। कैसा है? कन्वेक्स। कैसा है? कन्वेक्स दर्पण अपने आप में क्या होता है, उत्तल दर्पण। कैसा होता है? और कनकेव अपने आप में क्या होता है, अवतल दर्पण। कैसा होता है? अवतल दर्पण। कोई समस्या जी इसमें? नहीं है ना? हाँ, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आगे दर्पण आए तो हम पढ़ाए ना, फिर ऐसे ही बोल के निकल जाए। ठीक है, देखो जिस दर्पण को हमने अंदर से रंगा था उसको हमने क्या बोला, उत्तल। सीधा सा कहने का मतलब है ऐसा दर्पण जो उभरा हो क्या होगा, और ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ धसा हो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ से गहरा वाला कौन, उभरा वाला कौन। बना लिए सब लोग? अब सुनो जरा मेरी बात को, देखो अगर हमने क्या किया, प्रकाश लिया, हमने लाइट लिया, हमने लाइट बीच में जलाया, बीच में जलाया तो रोशनी यहीं से बाहर आ गई ऐसे। ठीक है, हमने थोड़ा सा ऊपर जलाने का प्रयास किया, क्या ना ऊपर थोड़ा सा, जैसे ही हमने थोड़ा सा ऊपर प्रकाश जलाने का प्रयास किया, ये प्रकाश ऐसे झुका होने के कारण, देखो झुका है ना, जैसे ही हमने लाइट जलाया झुका होने के कारण इसको कहां फेंक दिया, बीच में फेंक दिया। हमने एक प्रकाश यहां से फिर डाला, एक प्रकाश हमने यहां से फिर डाला, अब ये झुका है, क्या है, झुका होने के कारण कहां फेंक दिया, अंदर फेंक दिया। एक प्रकाश हमने यहां से फिर डाला, अब ये देखो अंदर की तरफ झुका होने के कारण कहां फेंक दिया, अंदर की तरफ। यहां से भी हमने प्रकाश डाला, झुकाव होने के कारण कहां चला गया, अंदर। एक केंद्र पे जाके क्या हो गया, मिल गया। ध्यान रखिएगा, केंद्र को हम अभी कहते हैं, अरे केंद्र को हम क्या बोलेंगे, अभी बोलेंगे। और सारी किरणें आकर मिल गया था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सारी। यानी केंद्र पर सभी किरणें आके मिल जाए तो क्या है, अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है, पूछा क्या है, अपसारी। क्या पूछा है, अगर अवतल दर्पण अभिसारी है तो अपसारी कौन होगा, अवतल दर्पण। आंसर आया, हो गया। सुनिए, हाँ रुके हैं, रुके हैं भाई। और एक बात और ध्यान रखना, यही से एक बात और बता दें, रहने दें, बता दें। देखो इसका सिरा ऐसे कर्व है, तो सामने से हमने प्रकाश डाला, ये तो लौट के आ गया सामने, लेकिन हमने ऊपर प्रकाश डाला, अब ये सिरा कर्व होने के कारण प्रकाश कहां फेंक दिया, बाहर की तरफ। ये भी सिरा कर्व है, प्रकाश कहां फेंक दिया, बाहर की तरफ फेंक दिया। हमने यहां से प्रकाश डाला, सिरा कर्व है, प्रकाश कहां आ गया, बाहर आ गया। यहां से हमने लाइट डाला, सिरा कर्व होने के कारण प्रकाश कहां आ गया, बाहर हो गया। यानी प्रकाश की किरणें क्या हो गई, पसर गई। जब पसर गई तो दर्पण कैसा है, क्या है, सारी क्या हो जाएगा, क्लियर है जी। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, अब इतना डीप पढ़ाने के बाद भी दिक्कत हो जाए, ये सब तो गलत बात है फिर। हो गया, हो गया इतना, ठीक है। कुछ बता रहे हैं सर, आंसर समतल, समतल के बारे में भी बता दे रहे हैं, परेशान नहीं होइए। आंसर इसका समतल भी हो सकता है, परेशान नहीं होना है, समझ गए, परेशान नहीं होइएगा भैया, समतल दर्पण भी बता देंगे। इतना हो गया, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत, अभी सारी अपसारी में कोई दिक्कत, अभी सारी पूछेगा तो क्या बताएंगे,
अरे अभी सारी पूछा तो क्या बताएंगे? अब सारी पूछा तो, अभी सारी पूछा तो, अब सारी पूछा तो कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न देखे। हाँ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो दिया है एक ओम के नियम, समझना इसको, आसानी से बताते हैं इसको, एकदम आराम से समझना। ओम के नियम का साधारण परिपथ पर दर्शाया गया। बस देखो पूछा क्या है कि अगर ए मीटर है, कहा है कि अगर मीटर हो, मीटर हो, या फिर दिया है वोल्ट मीटर हो, क्या हो? वोल्ट मीटर। सब पढ़ना छोड़ दो, जो पढ़ना दिया है पढ़ने वाली बात उसको छोड़ दीजिए। एक तो अमीटर है, दूसरा क्या है? वोल्ट मीटर। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं जी? अरे विद्युत धारा का मापक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? अमीटर। क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्टमीटर है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें एमीटर को लगाना हो, किसको लगाना हो? अमीटर को। जब भी हमें अमीटर को लगाना होता है, हम किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगाते हैं? एमीटर को हमेशा कहां लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। कहां पर? और वोल्ट मीटर को हमेशा कहां पे लगाएंगे? ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा कहां पे लगेगा? समांतर क्रम में। कहां पर लगेगा? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर हमेशा कहां लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा। नोट कर लीजिए भैया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, यहां से देखो और क्वेश्चन क्या हो सकता है। विद्युत धारा का मात्रक लिखिएगा अमीटर, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? दिख रहा है? चलो इतनी समझदारी तो आ गई कि बिना लिखे दिख गया। हाँ, विभवांतर का जो मात्रक है, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? अमीटर। क्या है? अमीटर को हम किस क्रम में रखेंगे? वोल्ट मीटर को। पूरा फिगर उगर से कोई मतलब है नहीं, सीधा याद करिए, डायरेक्ट याद रहेगा ना? याद रहेगा? हाँ डायरेक्ट याद कर लीजिए उत्तर, डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए। और सुनिए भैया एक बात मेरी सुनिएगा, एक बात मेरी सुनिएगा। देखो घरों में जो बिजली होती है, घरों में विद्युत परिपथ जो होता है, विद्युत परिपथ, घरों की जो लाइट होती है, हमारे घरों में जो वायरिंग की गई होती है, उस विद्युत परिपथ को हम किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में? किस क्रम में? किस क्रम में? समांतर क्रम में। घरों की लाइट किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? ये सब जो पंखा लगा है किस क्रम में लगा है? किसमें लगा है? अगर हम इसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो क्या इतना तेज चलेगा? इतना तेज चलेगा? नहीं चलेगा। घरों में विद्युत परिपथ क्या होता है? समांतर क्रम में। क्या हो जाएगा? समांतर क्रम। देखो प्रश्न दिया था कि शादी विवाह में, शादी विवाह में, शादी विवाह में जो सजावटी लाइट होती है, कैसी लाइट? सजावटी लाइट जो होती है, सजावटी लाइट, ये किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। क्या होती है? किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। इतनी छोटी छोटी लाइट है, अगर उसको आप सीधा 220 वोल्ट देंगे तो फूट जाएगी। क्या हो गई? फूट जाएगी। समझ गए ना? हो गया सर, इस तरह पढ़ाइएगा तो कितने हम स्पीड करेंगे। आप लोग सुनते क्या नहीं है मेरी बात को। अब 1 मिनट इत्मीनान से सुनिएगा। हम अभी धीरे पढ़ा रहे हैं, अभी फिलहाल 1-2 हफ्ते धीरे पढ़िए, उसके बाद हम धीरे 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 इंक्रीज करते हैं, ठीक है? हाँ, धीरे धीरे समझिए, चीजों को लिखना प्रारंभ करिए। ये ऑनलाइन वाला लिखता नहीं, इसलिए इसको क्या होता है जी? अरे इससे सब्र नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए आगे बढ़े ना। आगे देखिए प्रश्न, क्या नहीं सर, आगे प्रश्न दिया है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग क्या हो जाएगा? आधा। तो वस्तु का संवेग क्या होगा जी? संवेग क्या होगा? 2 गुना होगा। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है? हम तो कह रहे हैं नहीं पॉसिबल है पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, संवेग बराबर m इंटू क्या है? संवेग बराबर m इंटू, संवेग बराबर m इंटू क्या है? संवेग बराबर m इंटू, संवेग बराबर m इंटू, अगर हम संवेग को यहां पर रखते हैं, यहां पर रखते हैं हम संवेग को, ध्यान रखना। तो संवेग दिया, द्रव्यमान क्या है? 4 गुना, यानी m जो मास है ये क्या है? 4 गुना। इसको हम 4m लिख सकते हैं क्या? लिख दे 4m, ठीक है। तथा इसका वेग आधा हो जाए, यानी जो v है वो क्या है? v क्या हो जाए? आधा। v क्या हो जाए? आधा। v क्या हो जाए? आधा। 2 से 4 कटा कितना आया? 2। 2 से 4 कटा कितना आ गया? 2। m इंटू क्या हो गया? v। और बराबर कर देंगे 2 संवेग, क्या हो जाएगा? 2 संवेग। 2 गुणे क्या हो जाएगा? संवेग। यानी संवेग क्या होगा? समझे? समझे कि नहीं समझे? यही इसका क्या होगा? न्यूमेरिकल समझते हैं कि नहीं आप लोग?
समझा करिए, न्यूमेरिकल जरूरी होता है। काहे सर पे हाथ रखे, न्यूमेरिकल समझे, कहाँ लिखे उसको, लिखो पहले कॉपी पे। ये सब सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या मन में चल रहा है, बताइए काहे शोर करते हो चीज। हो गया। देखो कुछ नहीं, जैसा न्यूमेरिकल की एक खास बात है, जो कहे वही लिखिए, जो कहा वही हमने लिखा। एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है, यानी द्रव्यमान को हम बोलते हैं एम यानी मास। यम कितना है 4 गुना, यानी 4 को हमने क्या किया, एम से गुणा कर दिया। अब आगे पढ़ो, देखो दिया तथा इसका वेग आधा हो जाए, यानी इसका वेग क्या हो जाए, आधा। अरे आधा करेंगे वेग को तो बटे क्या होगा, 2 होगा। और मास इंटू एम इंटू भी किसका उदाहरण है, तो संवेग का। किसका है, संवेग। बस इसको काट दो सीधे, 2 बार में कटा, जब कटा तो ये 2 इधर आ जाएगा, बाकी एम इंटू भी हो जाएगा, यानी संवेग कितना होगा, 2 गुना होगा। कोई समस्या नहीं है ना। चलो आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया, विद्युत उपकरणों को अतिभार के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, अगर हमें किसी विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखना है, विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए, विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए, विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए लिखेगा, विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज तार का। किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। किसी विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूज तार का। फ्यूज तार का अपडेट वर्जन एमसीबी क्या है, एमसीबी। जैसे इस कोचिंग संस्थान में मान लीजिए 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आ गया, भी हर घर में कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। कितना दिया गया, 220 या 30 वोल्ट से ज्यादा आएगा तो पंखा चल जाएगा। इसके लिए क्या लगाना होगा, फ्यूज लगाना होगा। क्या लगाना होगा, इसी फ्यूज का अपडेट वर्जन क्या है, एमसीबी। क्या है, फ्यूज तार जर जाएगा, दोबारा बांधना होगा, समय लगेगा, पता चला क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। एमसीबी गिर जाएगी, स्टाफ जाएगा तुरंत हाथ से, इसे क्या करेगा, उठा देगा, फिर से लाइट आ जाएगी। तो फ्यूज तार का अपडेट वर्जन क्या है, एमसीबी। क्या है, एमसीबी है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, एमसीबी को हम मास्टर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। क्या बोलेंगे, मास्टर सर्किट ब्रेकर। यानी सर्किट में अगर कभी भी कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट हुआ तो अपने आप एमसीबी क्या होती है, गिर जाती है, और फ्यूज तार क्या होता है, जल जाता है। हमारा फ्यूज तार किससे बना होता है, फ्यूज तार बना होता है, किससे बना होता है भैया, शीशा और टीन से। हाँ, शीशा और किससे बना होता है, शीशा और टीन से बना होता है। सही बात है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, शीशा और किससे बना होता है, टीन से। फ्यूज तार की बात करेंगे, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका नेचर क्या है, पढ़ने में ठीक है कि नहीं पता नहीं, देखा जाए इसका नेचर क्या है तो ध्यान रखिएगा। इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध क्या है, उच्च है। इसका प्रतिरोध क्या है, उच्च प्रतिरोध होता है। और इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न। इसका गलनांक क्या होगा, अरे जरा सा पावर देंगे तुरंत क्या होगा, गल जाएगा। ठीक है, समझ गए। अरे फ्यूज देखे हैं कि नहीं सब लोग, देखे हैं ना। आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए, कैसा लग रहा है पढ़ के जी, चलिए ठीक है। मनी मन गुस्सा तो नहीं रहे हो मेरे ऊपर, चलिए ठीक है। आगे दिया है प्रश्न आपका कि बिहार में डैश डैश वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क है। ध्यान रखिएगा, 13 क्या हो जाएगा, वन्य जीव। बिहार है, एक राष्ट्रीय पार्क है और एक ही क्या है, टाइगर रिजर्व। 13 वन्य जीव बिहार, एक राष्ट्रीय पार्क और एक ही क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात करेगा, अच्छा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेगा, अभ्यारण्य कहां पर, बिहार के अंदर। कहां पर, बिहार में। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। कितनी संख्या है, 13। अगर बिहार में राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा, बिहार में राष्ट्रीय पार्क की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या है जी, वाल्मीकि। क्या नाम है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या नाम है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहां पे है, पश्चिमी चंपारण। कहां पे हो जाएगा, कहां होगा, पश्चिमी चंपारण। कहां पर होगा, पश्चिमी चंपारण। और एक ही टाइगर रिजर्व है, एक ही बाघ संरक्षण है। बाघ संरक्षण कितना है, 1 है। कितना है, एक ही बाघ संरक्षण। अगर हम बाघ संरक्षण की बात करेंगे तो 1 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि। क्या नाम होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये भी कहां पे है, पश्चिमी चंपारण में। कहां पे है, पश्चिमी चंपारण। कोई समस्या, नोट करिए। घर पे पढ़ते हैं आप लोग इसको, बाकी सब्जेक्ट क्या करते हैं फिर, घर पे खाली एक बार रिवीजन कर लिया करिए, चाहे जब भी कोचिंग आते हैं 5 मिनट पहले एक बार देख लिया करिए, सबसे आसान रास्ता है। ठीक है, जब रूम से निकलना होता है 5 मिनट 2 पन्ना पलटना है, पलट लिया करिए। समझ गए, नहीं पलटेंगे तो हम तो पलटवाएंगे, यहाँ पे आके रिवीजन तो करवाइए देते हैं रोज। ठीक है, आगे बढ़े जी। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 13। कितने,
राष्ट्रीय पार्क कितना, कौन सा है, कहां पर, पश्चिमी। टाइगर रिजर्व कितना, कहां पर है, नाम क्या है, क्या नाम है। हाँ ध्यान रखिएगा, बिहार की पहली, बिहार की, अच्छा हम रेड से नहीं लिखते हैं, ऑनलाइन वालों को रेड कलर नहीं पसंद है जी, क्या बात है। चलो लिखना, बिहार की एकमात्र, बिहार की एकमात्र आर्द्र भूमि, कैसी भूमि, बिहार की एकमात्र आर्द्र भूमि कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, बिहार की एकमात्र आर्द्र भूमि कौन सी, कांवर झील, कौन सी है, कांवर झील। एकमात्र मत लिखिएगा, पहली लिख लीजिए, लिख लिए क्या एकमात्र, ओहो थोड़ा सा समझिए इसको, लिख लीजिएगा बिहार की पहली, बिहार की पहली आर्द्र भूमि कौन सी, कांवर झील, कौन सी है, कांवर झील कहां पे है, बेगूसराय में, कहां पे है, कांवर झील कहां पे है, बेगूसराय, बेगूसराय का कोई है, इतने सही देखे हो कांवर झील, तब देखे ही नहीं है पहले, आधी दुनिया तो पता नहीं है। अच्छा आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र, अरे अब हो गया ना आर्द्र, बिहार की पहली आर्द्र भूमि कौन सी, कांवर झील, कौन सी, कांवर झील, कौन सी है, कांवर झील। बाद में देखो पहले तो केवल कांवरी झील थी, बाद में फिर जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, एक तो नागी को जोड़ा गया, दूसरा नकटी, नागी और नकटी, किसको जोड़ा गया, नागी और नकटी। नागी नकटी कहां पर है, कहां पर, कहां पर, अच्छा जमुई, सॉरी जमुई होगा जी, कहां पर है, जमुई के अंदर है, नागी और नकटी कहां पर है, जमुई। आर्द्र भूमि सबसे पहली नंबर की कौन सी, कांवर झील, कौन सी, नागी नकटी कहां पर, कोई दिक्कत, हम, मेरा मन है हटाने का, इसको हटा सकते हैं। अब जरा समझो, जरा देखो, भारत का, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, पहला पूछेगा आपसे, पहला, पहला कौन सा, जिम कार्बेट, कौन सा है, लगा लेना इंपॉर्टेंट, इस पे आपके एग्जाम में 8-10 बार पूछा हुआ है, ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर, कहां पर है, कहां पर है, उत्तराखंड। कौन सी नदी गुजरेगी, रामगंगा, कौन सी नदी गुजरती है, यहां से एक नदी गुजरेगी, कौन सी नदी, रामगंगा नदी, कौन सी नदी, रामगंगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या हो जाएगा, इसका एक और नाम है, नाम क्या है, रामगंगा, क्या नाम है, रामगंगा नेशनल पार्क, क्या नाम होगा, रामगंगा नेशनल पार्क। कोई दिक्कत इसमें नहीं। भारत के अंदर वर्तमान, क्या सर बोल रहे हो, अच्छा लिखने दें, लिखिए, सुन लिए, सब एकदम बेकार है जी, सब एकदम बुरा है सब, ये सब पढ़ाने पर लगता है पानी फेरेगा सब है, इतना मेहनत से पढ़ाई को सब नुकसान करेगा, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं क्या, हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आता है आप लोग को देख के। हाँ क्या चीज, कहां पे, देखिए इधर सुनिएगा, भारत में राष्ट्रीय उद्यान पहले नंबर का कौन सा, जिम कार्बेट, क्या है, यहां तक कोई दिक्कत, इसको हमने लिखा है इंपॉर्टेंट है, क्या है, अच्छा ये सब कुछ समझ रहे होंगे इसको, अरे ये इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और सुनिएगा, अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी, 107, कितनी है, और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल, क्या हो, क्या होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उड़ीसा में, कहां पर है भैया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, उड़ीसा। ये क्या मजा आ रहा है जी पढ़ने में। नदी रामगंगा लिखिए, नदी कौन सी है, हमें खुद आपकी कॉपी यहां से नहीं दिख रही है, क्या लिख रहे हैं आप बताइए, नदी कौन सी है, रामगंगा, क्या हो जाएगी। हाँ और बोलिए क्या समस्या है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर, कहां पर, क्या बोले, ये सब पूछेगा अब हमसे, हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे, चलिए आगे बढ़ते, हटा दें। सुनिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान पहला जिम कार्बेट, कहां पे है, नदी कौन सी, अन्य नाम रामगंगा, जिम कार्बेट का नया नाम क्या है, रामगंगा। वर्तमान में इसकी संख्या 107वां। भारत का नेशनल पार्क कौन सा, सिमलीपाल, कौन सा, एन से नेशनल, पी से, कहां पे है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है आगे, दिया है सूची 1 को 2 से मिलान करिए, कर लेंगे मिलान, सूची 1 को 2 से मिलाइए। ऐसा क्षेत्र जो अपने आप में भावर है उसको हम क्या बोलते हैं जी,
भावर क्षेत्र क्या होता है? छिद्रपूर्ण होता है। क्या होता है? भावर क्षेत्र क्या होगा? छिद्रपूर्ण होगा। तराई क्षेत्र क्या होगा? घने जंगल वन प्राणियों वाला क्षेत्र होगा। खादर अपने आप में क्या है जी? पुराना है। एक सेकंड, क्या होगा? बांगर क्या है? गलती हो गई। सबसे पहले क्या आएगा? ख, बाद में क्या आएगा? खादर अपने आप में क्या है? नया है। क्या है? ऊपर जाएगा। और बांगर क्या है? पुराना। देखो अगर कभी भूल जाए तो क ख पढ़ते समय क्या आएगा? सबसे पहले ख, जो पहले आया वो क्या हो गया? नया। बाद में पढ़ते पढ़ते क्या आएगा? ब, जो बाद में आया वो क्या हो जाएगा? यानी खादर क्या है? नया। बांगर क्या है? पुराना। हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर। अच्छा देखो, इसका हम एक तरीका बताएं आपको। मान लो आपको नहीं आ रहा है। क्या है? नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा, आपको इतना पता है कि जो बांगर है, बांगर, ये बांगर अपने आप में क्या है? पुराना है कि नया? पुराना है। क्या है? पुराना का मतलब यानी तीन का क्या होगा? चार होगा। ढूंढो तीन का चार है। यानी ऑप्शन हो सकता है ढूंढो तीन का चार है। क्या ऑप्शन होगा? नहीं। ढूंढो तीन का चार है इसमें? तीन का चार दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। कितना आसान है देखो। बाकी पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, बिना पढ़े उत्तर मिल गया। इसको हम फ्री का नंबर कहते हैं। कैसा नंबर? फ्री। ये नंबर कैसे मिलेगा? फ्री में। शुक्र मनाओ, ऐसा 10 क्वेश्चन आ जाए तो 10 नंबर फ्री में मिल जाए। समझ गए? हाँ, बना लीजिएगा। बना इतना समझेंगे इसको? आगे बढ़िए, सुनिएगा। सुनिए, देखिए होता क्या है, सुनिएगा। देखिएगा, ये है ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर। ये क्या हो जाएगा? ग्लेशियर। क्या होगा? ग्लेशियर का मतलब समझ रहे हैं ना? ग्लेशियर बर्फ का पहाड़। क्या होता है? बर्फ के पहाड़ को हम क्या बोलेंगे? बर्फ के पहाड़ को क्या बोलते हैं? बर्फ के पहाड़ को। ग्लेशियर से क्या हुआ? ग्लेशियर पिघलना शुरू किया। ग्लेशियर क्या हुआ? ग्लेशियर ने पिघलना क्या किया? जैसे ही ग्लेशियर ने पिघलना शुरू किया, यहां से पानी जो है नीचे की तरफ उतरना क्या हो गया? जैसे ही ग्लेशियर ने पिघलना शुरू किया, पानी नीचे की तरफ इकट्ठा होना क्या हो गया? शुरू हो गया। पानी इकट्ठा होना क्या हो गया? शुरू। आप लोग रंग दोगे, काफी खराब हो जाएगी, हम बढ़िया से बनवा देते हैं। ग्लेशियर ने जैसे पिघलना शुरू किया, जैसे ही पिघलना क्या किया? शुरू किया। ग्लेशियर ने जैसे ही पिघलना शुरू किया, पानी आके एक जगह क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। पानी एक जगह आके क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। जब पानी इकट्ठा हुआ, उस क्षेत्र को हमने क्या बोला? भावर बोला। क्या बोला हमने इसको? भावर क्षेत्र। क्या बोला हमने? भावर क्षेत्र। ग्लेशियर पिघल के पानी इकट्ठा हुआ तो क्या कहलाया? भावर क्षेत्र। क्या कहलाया? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र से कुछ नदियां फूट गई। कुछ नदियां क्या हुई? फूट गई। भावर क्षेत्र से कुछ नदियां फूट गई और आके आगे जुड़ गई। भावर क्षेत्र से कुछ नदियां टूटी। जब ये नदियां छूटी यहां से, तो बीच में कुछ पेड़ पौधे भी उग गए। बीच में क्या उग गए? पेड़ पौधे हो गए, कुछ पठार हो गए। पेड़ पौधे हो गए और कुछ क्या हो गए? पठार। देखो, कुछ पठार हो गए, कुछ क्या हो गए? पेड़ पौधे। कुछ पठार है, कुछ क्या है? पेड़ पौधे। इन क्षेत्रों को हमने क्या कहा? तराई कहा। क्या हमने बोला? तराई क्षेत्र। क्या कहा हमने? तराई क्षेत्र। यानी भावर क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। नदियां जहां से निकलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? उद्गम का क्षेत्र। क्या बोलेंगे? नदियां जहां से निकलती हैं, नदियां क्या करती हैं? नदियां ग्लेशियर पिघलने पर निकलती हैं, और ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? उद्गम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उद्गम क्षेत्र से नदी निकली भावर, उसके बाद तराई। नदी ने बहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। नदी ने बहना क्या किया? नदी ने बहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। नदी के बहते समय, नदी के बहते समय जो सबसे पहला मिट्टी वाला क्षेत्र हमें दिखा था, नदी के बहते समय जो सबसे पहला मिट्टी वाला क्षेत्र दिखा था, ये क्षेत्र कैसा था? उपजाऊ था। कैसा था? उपजाऊ। यानी नदी के बहते समय जो पहला क्षेत्र हमें दिखा था, ये कैसा क्षेत्र था? उपजाऊ। उपजाऊ क्षेत्र का मतलब यहाँ पर फसल पेड़ पौधे क्या होंगे? ज्यादा। क्या होंगे? ज्यादा। पेड़ पौधा ज्यादा है तो हम इसको ग्रीन बना दें। देखो, इसको हमने बना दिया ग्रीन। यहाँ पर पेड़ पौधे क्या है? ज्यादा है। पेड़ पौधे क्या है? ज्यादा है। उपजाऊ क्षेत्र ज्यादा है। यानी नदी का जो पहला पानी है बाढ़ के साथ आने वाला, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को हमने क्या कहा? खादर कहा। क्या कहा हमने? खादर कहा। क्या बोला इसको हमने? खादर क्षेत्र। क्या कहा? खादर क्षेत्र। और जो दूर वाली मिट्टी थी, इसको हमने क्या कहा? बांगर बोला। क्या बोला हमने इसको? दूर वाली मिट्टी को हमने क्या कहा? बांगर। क्या कहा हमने? अरे ऐसी मिट्टी जो दूर थी क्या कहलाई? ऐसी मिट्टी जो दूर थी उसको हमने क्या कहा? बांगर कहा। क्या कहा हमने? बांगर क्षेत्र। क्या कहा हमने? बांगर क्षेत्र कहा। खादर क्षेत्र, उसके बाद बांगर। फिर नदी आगे बढ़ी। नदी आगे बढ़ी तो कहां मिल गई? समंदर से। कहां मिली? समंदर से। जब नदी समंदर से मिली तो यहां पर एक मिट्टी हुई, जिस मिट्टी को हमने डेल्टाई क्षेत्र कहा। क्या कहा हमने? डेल्टाई क्षेत्र। हमने क्या बोला इसको? डेल्टाई क्षेत्र कहा। ध्यान रखिएगा, एक नदियां इतना सारा बनाती हैं, इतने सारे स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। एक स्टूडेंट हमें राय दे रहे हैं, सर रटवा दीजिए इतना, रटने पे याद हो जाएगा तुमको, रटेगा तुम है।
राय देने आई, इसको कमेंट वमेंट बंद करिए, जैसे ऑनलाइन पढ़ने वाला है नहीं। ऑफलाइन का स्टूडेंट समझता है कि नहीं एक्चुअल पढ़ाई क्या होती है, समझ गए। समझिए, नदी निकलती उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उद्गम। क्या बोलते हैं? नदी आकर जिस स्थान पर इकट्ठा हुई उसको हमने क्या बोला? भांवर। नदियों ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया, तराई। तराई के बाद पास वाली मिट्टी खादर, दूर वाली कौन सी? नदियों का जो अंतिम हिस्सा होता है यहाँ पर कौन सी मिट्टी? डेल्टाई। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नदी जहां से निकलेगी उद्गम। नदी जहां से निकलेगी, नदी जहां पे गिरती है उसको मुहाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुहाने पर कौन सा क्षेत्र? डेल्टाई। नदी के मुहाने पर कौन सा क्षेत्र? नदियों द्वारा बाढ़ से लाई गई मिट्टी को पुरानी जलोद मिट्टी, नई जलोद मिट्टी। ये जितना भी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जितना भी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जितना भी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इन सभी क्षेत्र को हम बोलते हैं जलोद मिट्टी का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? जलोद मिट्टी का क्षेत्र। क्या बोलेंगे भैया? जलोद मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। जलोद मिट्टी का क्या बोलेंगे? क्षेत्र बोलेंगे। इन सभी क्षेत्रों को जलोद मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। अरे पढ़ा रहे हैं आप लोग को स्टार्टिंग में, इसलिए ना सोचिए स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आया तो पढ़ाएंगे हम दोबारा, पढ़ाना होगा पूरा। यहां से क्वेश्चन आया तो पढ़ाना होगा नहीं ना? कोशिका से क्वेश्चन आया तो पढ़ाना होगा नहीं ना? पढ़ाना होगा। हाँ, पर्पज ये रखिए, कुल मिला के 100 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 100। अगर एक दिन में 5 पढ़ते हैं तो 20 दिन में कितना हो गया? 100 टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक का आधा प्रश्न आप ऐसे ही उड़ा देंगे, आधा प्रश्न मुझे पढ़ाना होगा केवल। ठीक है, समझे? ये कहां भागने लगे सब लोग? अरे हमने जाने के लिए कहां बोला? चलिए ठीक है, सुनिए, लगातार मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। थोड़ा क्वेश्चन की संख्या हम कल बढ़ाएंगे, ठीक है ना? कल हम इसको 100 पहुंचाएंगे, परेशान नहीं होना है, बाकी पढ़ते रहिए आराम से। मिलते हैं कल आपसे हम।